दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। अडानी को लेकर कांग्रेस अब लगातार सवाल कर रही है और अब तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली है। 100 सवाल अडानी से कर रही है, अडानी को लेकर कर रही है पीएम मोदी से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी लगातार इस मामले को लेकर चुप्पी बनी हुई है, उस पर अब वो जवाब मांग रही है। ये जवाब जो है उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने भी एक लंबी लिस्ट बना ली है। सत्याग्रह की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, किस तरह से इस वक्त राजनीतिक बवंडर जो है वो बढ़ा हुआ है। विपक्ष एक एक करके एक सुर में बात करने लगा है, लेकिन जो बात नहीं कर रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो अडानी को लेकर सीधे सीधे उन पर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उन्होंने कुछ भी इस पर नहीं कहा है। तो इन 100 सवालों के जवाब वो कैसे देंगे? लेकिन ये 100 सवाल क्या हैं और ये 100 सवाल क्यों बनाए गए हैं और ऐसा कितना सारा घोटाला है जिसको लेकर लगातार कांग्रेस अब अपने और ज्यादा हमले को तीखा करती जा रही है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय विद्रोही जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी के जो जवाब कहते हैं ना, सवालों की तलवार होती है, यहाँ पर इनके जवाब तलवार की तरह चलते हैं और सामने वाले को ये समझना होगा कि जब ये जवाब दे रहे हैं उन सवालों के जो अभी तक लग रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे पा रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं विजय जी के साथ में। विजय जी, ये जो 100 सवाल का एजेंडा निकाला है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं अपने इन 100 सवालों को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि भाई बताइए, आप जवाब दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आखिरकार ये तमाम घोटाले जो हैं उसके बारे में बताइए। जब राहुल गांधी ने संसद में फोटो दिखाई, के अलावा उन्होंने बाहर जो स्टेटमेंट दी या कुछ भी अलग अलग तरह से अपने बयानों में वो बोलते रहे हैं, उसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि अब आगे अभी तक चुप्पी क्यों बनी हुई है? ऐसे कौन से सवाल है और क्यों सरकार इस पर बोलना नहीं चाह रही है? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि ये 100 सवाल पूछे हैं कांग्रेस ने, और एक साथ नहीं पूछे हैं। ये लगातार पिछले 30-32 दिन से पूछे जा रहे हैं। रोज 3 सवाल के हिसाब से ये 100 सवाल पूरे हुए हैं। और 100 सवाल एक डाटा टाइप हो जाता है कहने के लिए। और चुनाव के अंदर ये ऑप्टिक्स बड़ी काम करती है कि कोई एक फिगर होनी चाहिए। तो रोज 3 सवाल की जगह आप कांग्रेस कह सकती है कि 100 सवाल हो गए। 100 सवालों के बाद भी चुप्पी है, यानी मोदी जी कुछ छुपा रहे हैं, अडानी से रिश्तों को छुपा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़े सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। ये सवाल विनीता जी, आपको समझना चाहिए, ये प्रधानमंत्री से तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन वोटर को और चुनावी राजनीति को मद्देनजर रखकर पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस को भी अच्छी तरह से पता है कि प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देने वाले। कांग्रेस को भी अच्छी तरह पता है कि बीजेपी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता इनके जवाब नहीं देने वाला। और तो वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अडानी बनाम अडानी कांड, अडानी और मोदी की दोस्ती को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। ये कांग्रेस ने करीब करीब अपना एजेंडा सेट कर दिया है। राहुल गांधी ने एजेंडा सेट कर दिया है। भले ही उसमें वो कांग्रेस बीजेपी की पिच पर खेल रही हो, ऐसा कुछ लोग इसे एक खतरनाक राजनीतिक जोखिम मान रहे हैं कि मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया तो फिर राहुल गांधी को कितना फायदा होगा या फिर मोदी को ज्यादा फायदा होगा, जैसा कि अब तक फायदा होता रहा है। लेकिन मोटा मकसद ये है कि अडानी के इश्यू को जनता तक ले जाना, आम वोटर तक ले जाना और गांव के स्तर पर ले जाना, कस्बे के स्तर पर ले जाना। मुझे नहीं लगता गांव के स्तर पर आज भी लोगों को अडानी से कोई मतलब है, या अडानी उन्होंने नाम भी उस रूप में सुना होगा। उनके लिए ये है कि गैस सिलेंडर 1100 का हो गया, उनके लिए ये है कि महंगाई है, उनके लिए है कि घर का लड़का बेरोजगार है। जी, जैसे पिछली बार राफेल के मुद्दे को भी लोगों को समझ नहीं आया था और विपक्ष काफी उस पर हंगामा किए हुए था चुनाव से पहले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें राहुल गांधी ने एक तो सबक लिया है कि एक फिगर होनी चाहिए। जैसे बोफोर्स में एक फिगर थी 64 करोड़ का घोटाला। 2013 में बीजेपी ने, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने क्या कहा, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोलगेट घोटाला, 70-72 हजार करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम घोटाला। फिर जीरो बताए 1,76,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। तो वो जनता के हलक के नीचे उतरता है, थोड़ा आसानी होती है समझने में। ऐसे ही फिर लोगों को लगता है ये वेग नहीं है, कुछ कंक्रीट है, कुछ सब्सटैंशियल है, कुछ क्रेडिबिलिटी है। ऐसे ही राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 20,000 करोड़ शेल कंपनियों के लगे,
कौन सी शेल कंपनियां थी, किसकी थी, किसका पैसा लगा था, कौन व्यक्ति था, ये 20,000 करोड़ रुपया भारत से बाहर गया और मॉरिशस रूट या दूसरे दूसरे रूट से भारत वापस आया, तो ये 20,000 करोड़ रुपया क्या मनी लॉन्ड्रिंग के किया, हवाला इसमें था? जब हवाला था तो ईडी चुप क्यों है? आखिर 20,000 करोड़ की सफाई सरकार क्यों नहीं दे रही, इसके जवाब क्यों नहीं दे रही? तो ये मसला है एक। दूसरा यह है कि बोफोर्स को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा गया कि साहब ये जो बोफोर्स ना सस्ती सी तोप खरीद ली तो भारत की सेनाओं को ना हल्की तोप मिल गई। अब पाकिस्तान से मुकाबला होगा ना तो भारत की तोपें पता नहीं क्या उसका मुकाबला कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो ये जनता को समझ में आया। इसी तरह जब महंगाई और बेरोजगारी और ईएमआई को बढ़ने को जोड़ा गया 12 लाख करोड़ रुपए के कथित घोटाले के जो मनमोहन सिंह सरकार पर लगाए गए, तब बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आपको पता है महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 12 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। आपको पता है आपकी ईएमआई क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 12 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। तो शायद कांग्रेस को इसको सबक लेना पड़ेगा। और इसमें प्रियंका गांधी ने जो कल कहा सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। उन्होंने कहा कि देखिए पब्लिक सेक्टर यूनिट रोजगार देते हैं और पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचे जा रहे हैं और अब अडानी जैसे लोगों को बेचे जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं ताकि आपका रोजगार प्रभावित हो रहा है। आगे प्रियंका गांधी ने इसी चीज को जोड़ा कि छोटे उद्योग, मध्यम दर्जे के उद्योग, इससे आप लोगों को रोजगार मिलता है, चूल्हा चौका जलता है, घर में थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है स्थानीय स्तर पर। लेकिन ये बंद हो गए हैं, बंद धड़ाधड़ हो रहे हैं। बंद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार कुछ एक उद्योगपतियों की मदद कर रही है ताकि उनके बड़े उद्योग धंधे चलते रहे। तो ये जनता को उतरता है। जब तक जनता को पिंच नहीं करेगा कि मेरा क्या जाता है यार अडानी को लेकर कुछ हो गया, तो जब तक लोगों को नहीं लगा कि मेरा भी जा रहा है अडानी के कारण, अडानी मेरी जेब से भी छीन रहा है, मेरा रोजगार छीन रहा है, तो ये एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। तो शायद 100 सवाल के जरिए इस हो सकता है जयराम रमेश और जिस ढंग से आप कह रही है कांग्रेस के तमाम नेता इसको ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, तो सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा। ये मोहल्ला में जाकर चौपाल करना, गांव के स्तर पर चौपाल करना, वहां छोटे बड़े नेताओं को जाकर समझाना आसान शब्दों में। अपनी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करते हैं विजय जी, वो किस तरह से करेगी, यहीं पर वो पास या फेल होगी अगर वो अच्छे से उठाएगी। एक सवाल इंपॉर्टेंट ये है विजय जी इसमें कि इस सियासी लड़ाई में आपके मुताबिक कानून किसकी तरफ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है? सूरत वाले मामले में, अडानी के मामले में? अडानी वाला मामला तो देखिए ये पॉलिटिकल है, सारा आर्थिक है, राजनीतिक है, और अडानी पर सरकार को घेरना है और सरकार को कटघरे में खड़ा करना है और जनता में इसका एक चुनावी मुद्दा बनाना है कि मोदी जी कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए तो बोल नहीं रहे हैं। मोदी जी कुछ तो पर्दे के पीछे है, इसलिए तो बोल नहीं रहे हैं। जहां तक अदालती इसका मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कह रखा है जांच करने के लिए, अपनी 5 सदस्यों की कमेटी बना रखी है, लेकिन उसका दायरा उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो नहीं है जैसा कांग्रेस चाहती है। तो ये फर्क है। और इसलिए भी बीजेपी को लगता है कि अडानी ने व्यक्तिगत तौर पर कोई घपला किया, व्यक्तिगत तौर पर कुछ गड़बड़ी की, तो ठीक है वो भुगते, लेकिन अडानी प्लस मोदी प्लस विदेशी दौरे में अडानी का मोदी के साथ जाना और कोई एक व्यापारिक समझौता अपने पक्ष में कर लेना, इन चीजों से मोदी को डर लगता है। डर से मतलब कि उनको थोड़ी घबराहट शायद होती है, और क्योंकि तब जवाब देना भारी पड़ेगा। तो उस परसेप्शन पर बीजेपी चाहती है कि मामला नहीं जाए, बाकी कुछ होता रहे तो होता रहे। मतलब इस सियासी लड़ाई में कानून की, मतलब अगर इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी कुछ क्लैरिटी कह नहीं सकते हैं किसकी तरफ ये पक्ष भारी पड़ेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के मामला है, वैसे भी हम कुछ नहीं कह सकते। पहली बात तो सेबी को अपनी रिपोर्ट देनी है, सेबी की रिपोर्ट पर, वो भी बंद लिफाफे में, सेबी अपनी रिपोर्ट कमेटी को देगी और कमेटी फिर बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट बेंच को देगी सुप्रीम कोर्ट की, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, कौन से तथ्य सामने रखता है, कौन से तथ्य सामने नहीं रखता है, क्या चीज फैसले में लेकर आता है, क्या चीज टिप्पणियों में लेकर आता है। क्या मोदी इस कानूनी लड़ाई में फंस सकते हैं, अडानी के इस कानूनी लड़ाई में जो अब सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं? देखिए आप जो सवाल पूछ रही है मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कुल मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट पर, अभी तो मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है। एक चीज
दूसरा, ममता बनर्जी ने कहा है कि जहां जहां अडानी राज्यों में जहां वो अपना व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वहां वहां राज्यों को, राज्य सरकारों को जांच करानी चाहिए। उसको कांग्रेस ने भी उसका कोई उस मांग को थोड़ा हल्के में ही लिया, समर्थन नहीं किया उसका। तो या तो फिर राज्यों में भी अलग से जांच हो और राज्यों में पता लगे कि अदानी ने कुछ गड़बड़ी करके कुछ समझौते ले लिए, अपने अपने पक्ष में समझौते करवा लिए व्यापारिक, या फिर उन्होंने बोली सचमुच ऊंची लगाई थी और सब कुछ नियम कायदे कानून के अनुसार हुआ। तो ये चीज हो सकती है। बाकी तो अब सुप्रीम कोर्ट पर तो हम कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकते, कोई हाइपोथेटिकल सवाल है उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी का जो ये कॉन्फिडेंस है इस वक्त, जब उनकी सदस्यता तक चली गई है, इसके बाद भी बिल्कुल वो एक जिसे कहते हैं ना 1 to 1 हेड टू हेड करने को तैयार हैं। तो इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि इस सियासी लड़ाई में राहुल गांधी का इस बार का ये जो होमवर्क है अडानी को लेकर, ये काफी स्ट्रांग है और वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं अंत में जाकर उनकी जीत होगी, ऐसा इस वजह से क्या ये कॉन्फिडेंस है कुछ? हो सकता है राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर हो, राहुल गांधी को लगे कि जो सूरत वाला जो जजमेंट आया है उससे उनको वो विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं और भारत की जनता बड़ी भावुक होती है, उनका नेता, उनके नेता को गलत फंसाया जा रहा हो, या किसी नेता को, उनका नेता नहीं हो, भले ही कोई नेता हो लेकिन उसको जेल में डाला जा रहा हो, और ऐसे छोटे मोटे मानहानि जैसे मामले में तो कुल मिला, और उसमें 2 साल की सजा जानबूझ कर दी जा रही हो। ये चीजें जब जनता के बीच पहुंचती है तो थोड़ा सहानुभूति का माहौल बनता ही है और थोड़ा सत्ता पक्ष को लेकर लोग कटघरे में खड़ा करना शुरू करते ही हैं। और राहुल गांधी को लग रहा होगा कि बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है उस पर शायद इनका जो सहानुभूति वाला कार्ड है वो उसमें कुछ मेजर भूमिका निभा सकता है। तो और वैसे भी राहुल गांधी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। संसद में भी रहकर वो क्या कर लेते हैं, जिस संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, जब वो स्पीकर से मिल लेते हैं, 2-2 चिट्ठियां लिख देते हैं और स्पीकर साहब उन्हीं के शब्दों में कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, हाँ चाय पिला सकता हूँ, आओ आपके साथ बैठकर चाय पीते हैं। तो ऐसी संसद में जाकर फिर चाय पीने से अच्छा तो जनता के बीच में जाकर कड़वे घूंट पीना ही, चाहे राजनीति के कड़वे घूंट हो या जो भी हो, वही पीना बेहतर है। लेकिन इन सबके पूरी सिचुएशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि ऑलमोस्ट हर मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई देते हैं, आखिरी सवाल है ये इस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी कहाँ पर इस मामले पर आपको लगता है टूटेगी? या क्या वो चुनावी रैलियों में तोड़ेंगे इस चुप्पी को, या सीजीआई मतलब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो वहां से कुछ ऐसी स्थितियां सामने आ जाएं कि वहां से उनको ये चुप्पी तोड़नी पड़े? तो जेपीसी के बारे में तो अभी आगे कुछ प्रोसीड हुआ नहीं है, तो वहां वरना चुप्पी तोड़ सकते थे। तो आपको क्या लग रहा है कि उनकी प्लानिंग क्या है अपनी चुप्पी तोड़ने को लेकर? नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि वो नहीं चाहते कि उनको कुछ भी बोलने की जरूरत महसूस हो, और ना कुछ वो बोलेंगे इस बारे में। अगर कुछ भी बोलना होता तो वो राहुल गांधी ने जो 52 मिनट का भाषण दिया था उसके आधार पर ही कुछ कागज पत्र लेकर बोल देते, जवाब दे देते। फिर या राहुल गांधी की बातों को एक्सपंज क्यों किया गया, एक्सपंज नहीं हो, वो रिकॉर्ड में जिंदा रहे, उसका कभी भी जवाब दे। अब जवाब तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ दिए लेकिन सवाल नहीं है। पहली बार हुआ कि सवाल नहीं थे और जवाब थे। और दूसरा, हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या बोलता है। तीसरी बात है कि वो अपनी तरफ से अब बोलकर, इतने दिन की खामोशी के बाद अचानक बोल देंगे तो ऐसा क्या बोल देंगे। और चौथा, उनको लगता होगा कि कर्नाटक के चुनाव जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब तक निपट चुका होगा, और कर्नाटक के चुनाव के जरिए कुछ कुछ अंदाजा हो गया होगा कि अडानी वाला जो मुद्दा है कितना ग्राउंड पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको लेकर कोई नए सिरे से कुछ नई स्ट्रेटेजी अपनाए जाने की जरूरत है। तो हो सकता है ये विचार चल रहा हो, लेकिन मैं तो डेड श्योर हूं इस बात को लेकर कि वो अडानी पर जो राहुल गांधी पिन पॉइंटेड सवाल कर रहे हैं उसका एक भी जवाब प्रधानमंत्री के मुंह से आएगा, मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा लगता। मतलब राहुल गांधी वर्सेस मोदी होता दिख रहा है या नहीं? ये तो बीजेपी तो चाहती थी कि राहुल गांधी बनाम मोदी हो जाए, और कांग्रेस ने भी अब तय कर लिया कि जो भी है देखा जाएगा, अब जो भी है अब मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए।
अब इससे कितना फायदा किसको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। विपक्ष इस बहाने एक हुआ है, विपक्ष की एकता कब तक कहां तक रहेगी, कब तक साथ देगा। अब आप देखिए उद्धव ठाकरे जो कि 20,000 करोड़ का भी जिक्र करते हैं कल नासिक की रैली में, और साथ साथ राहुल गांधी को इस बात की भी चेतावनी दे देते हैं कि वीर सावरकर का अपमान उद्धव ठाकरे नहीं सहेंगे और इससे गठबंधन में दरारें आ सकती हैं। बिल्कुल साफ साफ दरारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं अपोजिशन की यूनिटी में। तो ये भी राहुल गांधी को समझना होगा कि अपोजिशन पार्टी जो है वो राज्यवार समझौते हों, और जिस राज्य में जो मजबूत हैं, जैसे अखिलेश तो 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर वो साफ संकेत दे ही चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा हुआ तो अमेठी और बरेली ले लो, रायबरेली ले लो, और बाकी सब जगह हमारा समर्थन करो। और शायद यही राहुल गांधी को समझना होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने जहां जहां उनका स्ट्रांग गठबंधन हो सकता है विपक्ष का, वहां वहां जाकर उन्होंने खुद अपने ही गठबंधन वाले दलों पर निशाना साधा था। कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट दी थी जिससे कि कम से कम एक जिसे कहते हैं ना आपसी तालमेल दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से विपक्ष चले ये भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में समझना राहुल गांधी को है कि जब भी वो घिर रहे हैं या वो घेर रहे हैं, इस वक्त ये स्थितियां 24 तक साफ होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विजय जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।